आप सभी का हमारे चैनल राजवीर यादव फिजिक्स पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिएगा आज के क्वेश्चन हम एक प्रकाश किरण पारदर्शी माध्यम पर ब्रूस्टर कोण पर आपतित होती है तो स्नेल नियम का उपयोग करते हुए ब्रूस्टर नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। 2 नंबर का सवाल आया था। देखिए इसको, देखो इसमें अब यहाँ पर ये नीचे कांच है, ऊपर वायु है, क्लियर। और इस कांच पर आईपी कोण पर ये अध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा है। अध्रुवित प्रकाश को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है इस प्रकार से। आप 2-3 किरणें बना दीजिए, आपको दिख रही होंगी। ये अध्रुवित प्रकाश को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। यहाँ ये बी पॉइंट पर ये ए बी प्रकाश की किरण जो अभिलंब के साथ आईपी कोण बना रही है, आपतित हो रही है। तो इस प्रकार प्रकाश का कुछ हिस्सा तो परावर्तित हो जाता है, जो इस प्रकार से आगे चला जाता है, जिस पर हम देखो डॉटेड लाइन बना रहे हैं। ये डॉटेड लाइन वाला प्रकाश ध्रुवित प्रकाश को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कुछ प्रकाश जो इधर चला जाता है, इसमें पारगमित हो जाता है, कांच में एंटर कर जाता है, वो आंशिक ध्रुवित प्रकाश होता है। मतलब उसमें इस प्रकार से लंबवत घटक और समांतर घटक दोनों उपस्थित रहते हैं। यहाँ एक ही प्रकार के घटक रहते हैं। तो ये अपवर्तन कोण R है। देखो अब इस बातों को, परावर्तक पृष्ठ पर वह आपतन कोण जिस पर परावर्तित प्रकाश किरण समतल ध्रुवित हो जाए, उस कोण को ध्रुवण कोण कहते हैं। इसे आईपी से प्रदर्शित करते हैं। कांच के लिए ध्रुवण कोण का मान 57 डिग्री होता है। आगे देखो, ब्रूस्टर के अनुसार जब अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवण कोण पर आपतित किया जाता है, तब परावर्तित प्रकाश किरण तथा अपवर्तित प्रकाश किरण एक दूसरे के लंबवत होती है। इसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। ब्रूस्टर के अनुसार मतलब ये ब्रूस्टर के नियम में क्या बताया है कि जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुवण कोण आईपी पर गिरती है, तब उसमें ये जो परावर्तित प्रकाश किरण है और ये जो अपवर्तित प्रकाश की किरण है, ये एक दूसरे के लंबवत होती है, अर्थात ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित रहती है। इसी बात को ब्रूस्टर ने बताया था, इसलिए इसे कहते हैं ब्रूस्टर का नियम। तो ब्रूस्टर ने बताया था कि म्यू बराबर tan IP होता है, और tan IP वास्तव में sin IP अपन cos IP के बराबर होता है। समीकरण नंबर 1। स्नेल के नियम से म्यू बराबर sin IP अपन sin R होता है। क्लियर। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से sin IP अपन cos IP बराबर sin IP अपन sin R। साइन से साइन कट गया तो एक sin IP बराबर cos IP हो गया, या sin R बराबर हो जाएगा पे cos IP जो है ना, cos IP को मैं sin 90 माइनस IP लिख सकता हूँ। साइन से साइन हट जाए तो R बराबर 90 माइनस IP, या IP प्लस R बराबर 90। समीकरण नंबर 3। चित्र से IP प्लस एंगल CBD बराबर प्लस R बराबर 180 डिग्री, या 90 प्लस CBD बराबर 180, या CBD बराबर 90 डिग्री। तो ये बात साबित हो गई है कि अतः परावर्तित प्रकाश किरण व अपवर्तित प्रकाश किरण एक दूसरे के लंबवत होती है। यही ब्रूस्टर का नियम है। 20वां क्वेश्चन देखिए, दे ब्रोगली की परिकल्पना लिखिए। कोई इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से विभव V वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र प्राप्त कीजिए। और ये सवाल 1 + 1 बराबर 2 नंबर का आया था। दे ब्रोगली परिकल्पना क्या कहती है, देखो। दे ब्रोगली के अनुसार जिस प्रकार तरंग के रूप में गति करने वाली प्रकाश ऊर्जा विशेष परिस्थितियों में कण के रूप में व्यवहार करती है, उसी प्रकार द्रव्य कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी विशेष परिस्थितियों में तरंग के रूप में गति करने चाहिए। इसे डी ब्रोगली परिकल्पना कहते हैं। आगे देखिए, दे ब्रोगली के अनुसार द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/p, या लैम्डा बराबर h/p। क्लियर। आगे देखो, इलेक्ट्रॉन के लिए दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र प्राप्त करना। माना एक स्मॉल m द्रव्यमान का कण
v वेग से गति कर रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी E बराबर 1/2 mv²। क्लियर? या m² v² बराबर हो जाएगा 2me, या हो जाएगा p² बराबर 2me, या p बराबर हो गया √2me। चूंकि लैम्डा बराबर h/p होता है, ये बात हम समझते हैं, तो p का ये मान यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा h/√2me, समीकरण नंबर फर्स्ट। यदि एक इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट विभवांतर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा E बराबर ev होती है। ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हम कर दें तो लैम्डा बराबर हो गया h/√2mev, समीकरण नंबर 2। आगे देखो, h बराबर क्या है 6.62 10 की पावर माइनस का 34 जूल इंटू सेकेंड, या m का मान है 9.1 10 की पावर माइनस का 31 kg, या E का मान है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। उपरोक्त मान समीकरण 2 में रखकर हल करने पर लैम्डा E का मान हो जाएगा 12.27/√v, और ये हो गया समीकरण 3। तो समीकरण 3 इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है। किसी रेडियोएक्टिव तत्व की अर्धायु को परिभाषित कीजिए तथा अर्धायु का निम्न के साथ संबंध लिखिए। पहला है ए भाग है रेडियोएक्टिव क्षय स्थिरांक या विघटन स्थिरांक, और बी भाग है रेडियोएक्टिव तत्व की औसत आयु, और ये 1 + आधा + आधा बराबर 2 नंबर का है। उत्तर क्या कह रहा है? अर्धायु वह समय जिसमें रेडियोएक्टिव तत्व के सक्रिय परमाणुओं की संख्या अपनी प्रारंभिक संख्या की आधी रह जाए अर्धायु कहलाती है। इसे T½ से व्यक्त करते हैं। क्लियर? या फिर अर्धायु T½ व क्षय स्थिरांक लैम्डा में संबंध देखें हम तो T½ बराबर 0.693/लैम्डा। औसत आयु T0 व अर्धायु T½ में संबंध देखें तो देखो T½ बराबर होता है 0.693/लैम्डा। चूंकि माध्य आयु T0 का मान 1/लैम्डा के बराबर होता है, इसलिए ये T½ बराबर 0.693 T0 के बराबर हो गया। सिंपल सी बात थी। अथवा एक और क्वेश्चन देखो इसके, किसी नाभिक की द्रव्यमान शक्ति को समझाइए। क्लियर? 8O16 की बंधन ऊर्जा 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान ज्ञात कीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में लिखिए। 1 + आधा + आधा बराबर 2 नंबर का आया था। द्रव्यमान शक्ति देखो, इसमें किसी नाभिक में उपस्थित सभी न्यूक्लियनों के द्रव्यमान तथा नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान का अंतर द्रव्यमान शक्ति कहलाता है। क्लियर? द्रव्यमान शक्ति डेल्टा M बराबर ZmP, Z तो होता है प्रोटॉन की संख्या, mp होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो ZmP हो गया नाभिक में उपस्थित सभी प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान। A - Z होता है न्यूट्रॉन संख्या, Mn होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो ये हो गया नाभिक में उपस्थित सभी न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। फिर दोनों को जोड़ रखा है, जोड़ा तो क्या प्राप्त हो गया हमें? नाभिक में उपस्थित कुल न्यूक्लियनों का द्रव्यमान हमें ये प्राप्त हो गया है। इसमें से अगर नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान को हम घटा दें तो अब जो राशि आएगी उसी राशि को हम द्रव्यमान शक्ति कहते हैं। यहाँ Z प्रोटॉन संख्या है और A - Z न्यूट्रॉन संख्या है। mp बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान है, mn बराबर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, और स्मॉल m नाभिक का द्रव्यमान है। अब B का मान 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, A का मान 16 है और B बार का मान हमसे पूछना चाह रहा है। तो B बार का मान ज्ञात करना, B बार बराबर होता है B/A। क्लियर? या B बार बराबर 127.5/16, या B बार बराबर होता है 7.95 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.7। सवाल में ये भी पूछ रहा था कि ये कितने के बराबर होता है, तो वो भी लिख रखा है यहाँ 1.6 × 10⁻⁹। अगला क्वेश्चन, बोर के अभिगणितों के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन के कक्षीय वेग की व्युत्पत्ति कीजिए। 2 नंबर का आया था, पहले करवा रखा है, इसको आप वहां से देख सकते हो। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? अगर आपको ध्यान हो तो देखो, गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा के बीच केवल माइनस का अंतर होता है, अर्थात
कुल ऊर्जा नेगेटिव में होती है, गतिज ऊर्जा पॉजिटिव में होती है। तो कुल ऊर्जा इसने सवाल ने हमें माइनस का x इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो के का मान हो गया प्लस x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखो, नैंड गेट को सार्वत्रिक गेट क्यों कहते हैं बताइए। इसलिए कहते हैं भाई नैंड गेट की सहायता से आप एंड गेट भी प्राप्त कर सकते हैं, और गेट भी प्राप्त कर सकते हैं, नोट गेट भी प्राप्त कर सकते हैं, नोर गेट भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इस एक गेट की सहायता से आप सभी गेटों को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसे यूनिवर्सल गेट या सार्वत्रिक गेट कहते हैं। देखो, नैंड गेट के प्रयोजन से मूल गेट, नोट एंड और गेट प्राप्त किए जा सकते हैं, इसलिए नैंड गेट को सार्वत्रिक गेट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, और गेट का तर्क प्रतीक बनाइए। जैसे ये और गेट है, और गेट में आपको बताया था कि ओ है, तो ओ की तरह ये वक्राकार लाइन यहाँ पर खींचेगी, और गेट में चूंकि दो अक्षर हैं इसलिए इसमें पॉजिटिव संक्रिया आती है, तो ए बी वाई बराबर ए प्लस बी। आगे देखो, दिए गए परिपथ चित्र में निर्गत y का मान बताइए। देखो, ये हमें नैंड गेट का डायग्राम दे रखा है, और नैंड गेट के डायग्राम में इसने हमें निवेश a बराबर 1 बताया। आपको बताया था कि अगर दोनों को हम एक एक दें, मतलब एक यहाँ से गया, फिर एक ही यहाँ गया, एक ही यहाँ गया, एक इसको दे रहे हैं, एक इसको दे रहे हैं, गेट है एंड, नैंड है, तो एंड मान लो थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में नोट कर देंगे हम। एक है एंड, और एंड का मतलब होता है गुणा, तो एक गुणा एक बराबर एक मिलना चाहिए, लेकिन ये गोला भी लगा रखा है अर्थात नोट भी है, तो एक का उल्टा होता है 0, इस वजह से y बराबर 0। वोल्टता नियमन में प्रयुक्त डायोड का नाम लिखिए, और वो है जेनर डायोड। इसके आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।